नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास हूँ कोई फुल टाइम मेड नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। विकास विकास उठो ना, क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो? देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई? 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई हैं। वैसे तो रोज 8 बजे तक आ जाती थी, पर कुछ दिनों से देख रही हूँ हर रोज 1 घंटे देर से आती हैं, पर आज तो 2 घंटे हो गए। ना जाने कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई हैं। तुम्हारी माँ ना हुई कि मेरे गले की घंटी बन गई है। आने दो, आज तो कुछ ना कुछ फैसला करना ही होगा। तुम सुन भी रहे हो या बस मैं बोले ही जा रही हूँ? सुजाता अपने पति विकास से कहती है। विकास बोला, कहाँ गई होंगी, अभी आ जाएंगी। तुम परेशान ना हो, जब घर में रहती हैं तब भी चिक चिक, नहीं रहती हैं तब भी चिक चिक। थोड़ा इंतजार कर लो, आ ही रही होंगी। सुजाता गुस्से में बोली, अरे परेशान कैसे नहीं हो, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी का सारा घर का काम कौन करेगा? सारे घर का काम वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूं या ऑफिस जाऊं? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की। विकास बोला, तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। सुजाता बोली, मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या लगा के रखा है, आखिर जाती कहाँ है आजकल? जो भी बात करनी है आज के आज क्लियर करो। विकास बोला, जाएंगी कहाँ? कहीं बातचीत में व्यस्त हो गई होंगी, हो सकता है 2-4 बुढ़ी औरतें मिल गई होंगी, वहीं गप लड़ा रही होगी। सुजाता बोली, क्या पता, आजकल तो किसी का भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बुढ़ों के भी रंग ढंग अलग होते हैं। ना जाने बुढ़ापे में कौन सा गुल खिला ले और बाद में हमारी बदनामी हो जाए। विकास गुस्से में बोला, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ कहो, घुमा फिरा कर कहने की जरूरत नहीं है। मैं बुद्धू नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों को सुनता रहूँगा और समझूंगा नहीं कि तुम कहना क्या चाहती हो। सुजाता बोली, मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं आजकल? इतनी देर तक मुझ पर तो तुम्हारा हुक्म चल जाता है, अपनी माँ पर तो चलता नहीं। कहते हुए सुजाता अपने काम में लग गई। विकास भी सोचने लगा, आखिर उसकी माँ मंजू जी, जो पति के देहांत के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई थी, जिसे विकास ये कहकर लाया था कि गांव में अकेले कैसे रहोगी, शहर चलकर हमारे साथ रहो, वहां हम आपकी देखभाल करेंगे। जब से मंजू जी शहर आई थी, देखभाल क्या होगी, धीरे धीरे घर के सारे काम की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। विकास उनका इकलौता बेटा और सुजाता उनकी बहू, दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। यश उनका 3 साल का पोता प्ले स्कूल में जाता था, उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी अब मंजू जी के कंधों पर आ ही गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी जो यश की देखभाल करती थी,
पर एक के बाद एक सभी काम वाली की छुट्टी कर दी गई थी। बहू कहती कि वो सभी सही से काम नहीं करती हैं, तो बस एक बर्तन और साफ सफाई वाली ही अब आती है, क्योंकि अब मंजू जी जो पूरे दिन घर में रहती हैं। खैर, मंजू जी तो अपना ही घर है, बेटा बहू पोते हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और मुस्कुराते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाती रहीं। पर इतना सब करने के बाद भी उस घर में उनकी इज्जत रत्ती भर की नहीं थी। सुजाता तो कभी सीधे मुंह उनसे बात तक नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था और अपने बेटे विकास के मुंह से प्यार के दो शब्द सुने हुए उन्हें जमाना हो गया था। वो तरस गई थी कि कभी वो प्यार से अपनी माँ से बात करे और हाल चाल पूछे। एक दिन मंजू जी अपने बेटे से कुछ कहना चाहती थी और उसके ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद बेटा ऑफिस से घर आया और अपनी माँ को नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब हाथ मुंह धोकर आया तो मंजू जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा हमारी सत्संग मंडली की सभी औरतें 10 दिन की वृंदावन की यात्रा पर जा रही हैं। पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा जी ने बताया तो मेरा मन भी किया कि मैं भी वहां जाऊं। अभी मंजू जी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बेटा उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, माँ ये क्या बात हुई? अगर 10 दिन के लिए आप यहाँ से चली जाएंगी तो हम पीछे कैसे मैनेज करेंगे? इतनी बात सुनते ही उनकी बहू सुजाता भड़क उठी। मैं जानती थी सुमित्रा आंटी को और कुछ काम तो है नहीं, बस फ्री होकर चल पड़ती हैं दूसरों के घरों में। मुझे तो ये समझ नहीं आता, खुद को जाना है तो जाए, हमारे घर का काम क्यों बिगाड़ने आ जाती हैं? उसकी बात सुनकर बेटा भी बोला, बिल्कुल सही कह रही हैं सुजाता और मम्मी जी, आप अपनी सत्संग मंडली से दूर ही रहिए। आपके खाने का खर्चा उठा रहे हैं और आप और फालतू के खर्चे करवाना चाहती हैं, और वैसे भी आप घूमने फिरने की उम्र नहीं है आपकी। भजन कीर्तन तो घर बैठकर भी हो सकता है। बेटे के मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर मंजू जी का दिल चित्कार उठा, पर वो कुछ न बोल पाई। वह जड़वत अपने बेटे बहू के मुंह को देख रही थी। तभी सुजाता उनके ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अब यहीं खड़ी रहोगी क्या? सुनाई नहीं दिया आपको? एक बार मना कर दिया ना। अब जाइए यहाँ से और हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाइए और थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना, उसके बाद रात का खाना भी बनाना है। मंजू जी अपनी बहू की बात सुनकर रसोई की तरफ चली जाती हैं और दोनों के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले आती हैं। दोनों बेटे बहू आराम से टीवी देख रहे थे। मंजू जी चाय रखकर वापस जाने लगती हैं, तभी उनके कानों में अपनी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि उनके बेटे से कह रही थी, यार तुम्हारी माँ कमरे में आने से पहले नॉक भी नहीं कर सकती क्या? यूं ही मुंह उठाकर चली आती हैं। अरे यार चाय का मजा लो, उन्हें जाने दो। विकास सुजाता के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है। मंजू जी चुपचाप रसोई में आकर रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दिन यूं ही बीत रहे थे। मंजू जी आप इस घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। एक दिन बर्तन धोने वाली नहीं आई थी तो मंजू जी बर्तन धो रही थी। तभी सुजाता को फोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब बहुत आराम है, यश की भी कोई चिंता नहीं रहती। विकास की माँ ने बहुत अच्छे से मेरे घर को संभाल रखा है,
इसलिए ही तो उनको गांव से यहाँ हम लेकर आए थे। अब बताओ, उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वाली को पैसे देना, दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है और यश की देखभाल भी वो भी बिल्कुल अच्छे से करती हैं। दोनों समय का खाना और पूरे घर की साफ सफाई वो ही करती हैं। तुम ये समझ लो कि मुझे मुफ्त में फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है, वरना इन मेड के नखरे तो जानती ही हो तुम। उफ, उससे तंग आ गई थी मैं। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। उसे वक्त तो लगा कि वो नहीं मानेंगी, पर वो भी आसानी से मान गई। तो बस हा, इसके आगे तो मंजू जी सुन भी नहीं पाई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उनके मन में असहनीय पीड़ा हुई, ये सोचकर कि जिसे वे अपना घर बेटा बहू समझकर रह रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व नहीं था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू का क्या ही दोष है जब उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो उस घर को संभाल रही थी, पर सुजाता की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हुई। वो चुपचाप बिना सुजाता को आभास कराए ही वो उसकी बात सुन चुकी है, अपने काम में लगी रही। मंजू जी के पति किशोर जी एक किसान थे, दूसरे की जमीन पर खेती का काम करते थे। उसी मेहनताना से उनका घर चला था, क्योंकि खुद की कोई जमीन जायदाद तो थी नहीं। बस ले देकर 1-2 कमरे का छोटा सा अपना मकान था। विकास उनकी इकलौती संतान थी, जो शादी के 9 सालों बाद काफी मन्नत के बाद हुआ था। तो वो दोनों विकास की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे। अपना पेट काट काट कर भी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए और विकास भी उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर चला गया, कॉलेज में दाखिला लिया, तो पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण उसे स्कॉलरशिप मिलता रहा। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सिलेक्ट भी हो गया। विकास ने फोन करके मंजू जी को बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर माता पिता बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगने लगा कि उनका जीवन सफल हो गया। मंजू जी ने कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, हमारी आंखें तरस गई हैं। विकास बोला, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ले लूंगा तो इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। 6 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आ जाऊंगा। पर करीब 1 साल बाद विकास आया, वो भी बस 2 दिन के लिए, माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन्होंने कितने ही अरमान सजाए रखे थे, जो सबके सब धरे के धरे रह गए। लेकिन विकास की खुशी के लिए वो दोनों मान गए। ना मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि विकास ने अपना फैसला सुनाया था, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया था और ना ही इजाजत मांगी थी। बस बोले, अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? मंजू जी बोली। वो बोला, माँ, आपको इंतजाम नहीं करना है और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ सुजाता के पिता सारा इंतजाम कर रहे हैं। बस आप दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आना है और ज़्यादा कुछ सवाल जवाब मत करना। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर जैसा बेटे ने कहा था, दोनों गांव लौट गए।
उसके बाद शहर जाना ना हुआ। बेटे के होते हुए भी दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। आज भी मंजू जी अपने पोते यश को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से सुजाता गुस्से में थी, क्योंकि अभी तक घर का कोई भी काम जो नहीं हुआ था। कुछ देर बाद मंजू जी घर में प्रवेश की तो विकास बोला, अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान हो गए थे। कम से कम बता कर तो जाया करो। कहीं भी मुंह उठाकर चली जाती हो और जब मर्जी हो आ जाती हो। मंजू जी बोली, हाँ हाँ बेटा, समझती हूँ। परेशान तो तुम हो ही गए होंगे, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ होगा। विकास बोला, अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर तक अब आप कहाँ भटक रही हैं। कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गई थी? मंजू जी बोली, मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि मेरा बेटा मेरी चिंता भी करता है। अपनी बूढ़ी माँ की उसे फिक्र है। जुग जुग जियो मेरे लाल। पर अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने घर को संभालो, क्योंकि मैं जा रही हूँ। अब मुझसे इस उम्र में घर गृहस्थी संभालना नहीं हो पाएगा। विकास और सुजाता एक साथ बोले जा रहे थे। मगर कहाँ जा रही हैं और क्यों जा रही हैं? आप क्या कह रही हैं? कहीं कुछ पी के तो नहीं आई हैं? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? मंजू जी के जाने की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। सुजाता के चेहरे का तो रंग ही जैसे उड़ गया हो, ये सोचकर कि अब घर और यश को कौन संभालेगा और सारे घर का काम कौन करेगा। जब से मंजू जी आई हैं तब से तो उसने घर में एक तिनका तक भी नहीं हिलाती थी। सारा घर का काम और यश की देखभाल सब तो मंजू जी ही करती थी, और वो दोनों निश्चिंत होकर देर रात पार्टी करते और अपना काम करते थे। और तो और काम वाली को दिया जाने वाला पैसा भी उनका बच रहा था। पर अब क्या होगा? विकास बोला, पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? हमारे अलावा आपका कोई नहीं। अब तो गांव का मकान भी नहीं है, और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको क्या यहाँ कोई परेशानी हो रही है? अगर हो रही है तो मुझे बताइए। मंजू जी बोली, बेटा, अब तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने सबकी व्यवस्था मैं खुद कर आई हूँ। विकास आश्चर्य से बोला, क्या? कहाँ रहेंगी आप और क्या इंतजाम करके आई हैं? मंजू जी बोली, वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है। वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही साथ रहना खाना भी वहीं लोग करेंगे, तो कल से मैं वहीं जाकर रहूंगी। इतना कहकर मंजू जी अपना सामान पैक करने लगी। विकास गुस्से में बोला, क्या आप डेकर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है, आप उसे धूल में मिलाना चाहती हैं। सुजाता बोली, अच्छा, अब बात समझ में आई। इसी वजह से आजकल आप देर से घर आती हैं। आपको अगर यहाँ कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए, क्योंकि इस तरह घर के काम करके हमारी बदनामी करवाना चाहती हैं। आप जानती तो हैं कि सोसाइटी में अब सबको पता चल गया है कि आप हम लोगों के साथ रहती हैं, और फिर आपका पोता यश, क्या आप उसके बिना रह लेंगी? सुजाता की बात सुनकर मंजू जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है, और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूंगी, और फिर फुल टाइम मेड से
तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा है। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे काम करना होगा और अपनी मर्जी से आराम भी कर सकती हूँ। बेटे बहू की फुल टाइम मेड बनने से अच्छा है मेहनत की कमाऊंगी और इज्जत से खाऊंगी। मंजू जी की बात सुनकर सुजाता और विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक भी शब्द ना बोल पाए। मंजू जी अपना बैग समेटते हुए बोली, और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो। आखिर तुम्हारी माँ हूँ, अपने बच्चों की बदनामी ऐसे कैसे होने दे सकती हूँ। मैं इस शहर से दूर दूसरे शहर में जा रही हूँ जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। और जहाँ तक बात रही मेरे पोते की, उसके लिए मेरा आशीर्वाद। जब अपना बेटा ही अपना नहीं हुआ तो पोते से क्या उम्मीद कर रख सकती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं तो अपना सही समय पर इंतजाम कर लिया। तुम अपना बुढ़ापा सोचना, क्या तुम्हें तुम्हारे बच्चे या वक्त ऐसा मौका देंगे। मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी। बस आज रात तक इस घर से और तुम लोगों से मेरा रिश्ता है, उसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। इतना कहकर मंजू जी अपने कमरे में चली गई। बेटे बहू दोनों अवाक खड़े देखते रह गए। अगले दिन मंजू जी वहां से अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अब वो वहां डे केयर में काम करती थी। उनका काम इतना अच्छा था कि हर किसी को उनका काम पसंद आने लगा। धीरे धीरे वो पूरी व्यस्त होने लगी और अपने खाने पीने का ख्याल रखती तो उनका स्वास्थ्य भी अब ठीक रहने लगा। धीरे धीरे वो लोगों से मिलने लगी और अपनी जैसी कई माँओं से मिली जिनके बच्चे उन्हें धोखे से गांव से शहर ले आए और दूसरों के घरों में या अपने घरों में दाई नौकरों जैसी स्थिति बनाकर रख दी थी। मंजू जी ने एक एजेंसी खोली जिसमें वो छोटे बच्चों का ख्याल रखना या नई माताओं को बच्चे की कैसे केयर रखते हैं इसकी जानकारी देने का काम करने लगी और कई अपनी जैसी वृद्ध माताओं को उस एजेंसी में काम देने लगी। धीरे धीरे उनका नाम यश बहुत फैलने लगा। कितने ही रिपोर्टर उनसे मिलने आते और उनकी जीवनी पर इंटरव्यू लेते। चारों तरफ उनका यश फैलने लगा। ये खबर उनके बेटे बहू से छिपी नहीं रही, परंतु अब किस मुंह से वो अपनी माँ के पास जाते। आखिर उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी जो मारी थी। जब कोई मंजू जी से उनके साहस के बारे में पूछता तो मंजू जी कहती, एक माँ जब 9 महीने बच्चे को गर्भ में रख सकती है और 4-4 बच्चों को पैदा कर पाल सकती है तो क्या उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर साहस और हिम्मत हो तो औरत गिरकर फिर उठ सकती है और दूसरों को भी चलना सिखा सकती है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मंजू जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।